हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम चलते हैं अपने उसी प्रोग्राम में जो आपके लिए लेकर आते हैं मंथली करंट अफेयर सेशन। मंथली करंट अफेयर सेशन ये दिसंबर महीने का कहने का मतलब है कि न्यूज़ इसमें आपको सारे मिलेंगे नवंबर का। ठीक है, नवंबर का न्यूज़ होगा और ये दिसंबर महीने का हम मंथली करंट अफेयर पे चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए बहरहाल ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा इतना सही है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य या यूनियन टेरेटरी के किश्तवाड़ केसर को, ठीक है, कौन सा केसर, कौन सा प्रोडक्ट है उसका नाम याद रखना है, किश्तवाड़ केसर। केसर एक मसाले में कैटेगरी में आती है, बहुत महंगा होता है। केसर को हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, जानते हैं जो किसी भी क्षेत्र विशेष की कोई प्रोडक्ट होती है वो खेती से भी हो सकता है या कोई बनाने वाले जैसे मिठाई वगैरह भी हो सकता है, कल्चर भी हो सकता है। तो यहाँ पे केसर है, क्या है, केसर हो गया खेती से रिलेटेड, कोई कल्चर से रिलेटेड हो जाए या कोई विशेष मिठाई प्रोडक्ट से रिलेटेड हो जाए, सभी को भौगोलिक संकेतक दिया जाता है, जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इससे क्या होती है कि उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो जाती है, ब्रांडिंग होने से क्या है, डिमांड बढ़ जाता है उसका। तो ये जीआई टैग किसे, किश्तवाड़ केसर को दिया गया है। ये कहाँ होता है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में केसर होता है। ठीक है, तो और जम्मू कश्मीर में होता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा धारा 370 जो हटाया गया था वो कब हटाया गया था। हाल ही में इसी महीने में दिसंबर में ही, अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जो धारा 370 पे हटा के अलग अलग जो एक तरह से केस वहाँ चल रहे थे इसके खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसे सही ठहराया है। ठीक है, तो फिलहाल हमें आप बताइएगा कि धारा 370 कब हटाया गया था, वो हमें तारीख आप बताइएगा। ठीक है, 2019 में हटाया गया था, अब कब हटाया गया था वो महीना और तारीख में बताइएगा। और इसी से रिलेटेड एक धारा अनुच्छेद 35A ये भी था, 35A, इसमें क्या था, और जब हटाया गया वहाँ तो जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, ठीक है, स्टेट था। अब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है, संघ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर एक है और लद्दाख एक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये 35 है, क्या है, अनुच्छेद क्या था, इसमें विधानमंडल, मतलब जम्मू कश्मीर में जब अब यूनियन टेरेटरी है तो अब तो वहाँ विधायिका नहीं है फिलहाल, लेकिन जब वो राज्य था तो अपनी विधायिका थी। तो उस विधायिका को ये पावर था कि वहाँ के अस्थाई निवासी कौन होगा, मूल निवासी कहिए, अस्थाई निवासी, उसे घोषित करने का उसके पास विशेषाधिकार शक्ति था कि वो किसे अस्थाई निवासी माने। ठीक है, तो 35 था, दोनों हटाया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। किस संगठन या बैंक ने हाल ही में ग्रीनवे कार्बन क्रेडिट जेंडर फाइनेंस प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ 6.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वरिष्ठ सुरक्षित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन से बैंक? एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम एडीबी के नाम से जानते हैं, आप हमें बताइए। देखिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, हमें बता दीजिए एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर एडीबी का कहाँ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, आईएमएफ का कहाँ है, तो यहाँ एडीबी की चर्चा है, हम एडीबी पे आते हैं। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। ठीक है, फिलीपींस, मनीला में, फिलीपींस की राजधानी भी मनीला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नवंबर 2023 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी, ठीक है, बीबीसी 100 महिला 2023 की सूची के 11वें संस्करण में निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्तित्व को शामिल नहीं किया गया है? यहाँ पे क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, शामिल नहीं किया गया। ठीक है, बहरहाल 4 लोग को शामिल किया गया है और एक कार्तिकी गोंसाल्विस को शामिल नहीं किया गया। बाकी दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर, आरती कुमार राव, जेतसुनमा तेंजिंग पाल्मो को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें थोड़ा हम विस्तार में ये चीज़ आप देख लीजिए। 2023 में बीबीसी पहली बार 100 महिलाओं की एक सूची, विशेष रूप से जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने वाले महिलाओं के एक समूह जलवायु अग्रदूतों पर प्रकाश डालती है। ठीक है, पहली बार ये
कैटेगरी पहली बार जलवायु अग्रदूत का उन्होंने बनाया है। इस सूची में दुनिया भर के 28 जलवायु अग्रदूतों को शामिल किया गया है जो जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव से निपटने के लिए अपने समुदायों को प्रेरित और नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें भारतीय फोटोग्राफर आरती कुमार राव को भी शामिल किया गया है। किसमें? जलवायु अग्रदूत कैटेगरी में भारतीय फोटोग्राफर क्या है? आरती कुमार राव, उन्हें भी शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ आरती कुमार राव ये भी शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के उस व्यक्तित्व का नाम बताइए, यानी कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ऑडिटर के लिए। ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू ये भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं और इन्हें ही चुना गया है। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भी भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी हैं, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नवंबर 2023 में भारतीय सशस्त्र बलों ने पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित ऑस्ट्रे हिंद 23 में ऑस्ट्रेलियाई सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के कितने नंबर संस्करण में भाग लिया? पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपको बताना है। तो दूसरा संस्करण था। ठीक है, तो यहाँ दूसरा संस्करण था। इससे ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रा हिंद जो है सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है। क्वेश्चन आपको ऐसे राइज होंगे एग्जाम में, तो आपको याद रखना है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर 2023 में एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र तृतीयक देखभाल और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर पैकेज को मंजूरी दी है? तो 500 मिलियन। ठीक है, 500 मिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप विस्तार पढ़ना हो तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। किस संगठन या बैंक ने हाल ही में स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, आपको जैसा पता है कि जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, स्वास्थ्य से भी प्रभाव पड़ता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रभाव को कम करने के लिए जाहिर सी बात है कि ऑलरेडी एड्स से रिलेटेड, ट्यूबर टीबी रिलेटेड जो पेशेंट है उन पर जो काम हो रही है, मलेरिया रिलेटेड, इन सब पे और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इन लोगों पे। ठीक है, सबसे पहले इन लोग पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इनकी शरीर और वीक है। तो इसलिए इस संगठन, कौन सा संगठन है? विश्व बैंक ने इनके साथ समझौता किया है। ट्यूबरकुलोसिस पे जो काम हो रहा है, मलेरिया पे हो रहा है। ठीक है, टीबी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 छूट गया क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, नवंबर 2023 में कोलकाता में आयोजित बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के 7वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ऑप्शन ए क्या है? समिट के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने घोषणा की कि पश्चिम बंगाल ने 3.76 लाख करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित किया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में 188 एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन बी क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल में अगले 3 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना की घोषणा की है। ऑप्शन सी क्या है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। कहाँ पर है ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर? इंडिया में कई जगह है। तो यहाँ कहाँ की बात हो रही है? पश्चिम बंगाल की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है कहाँ? नबादी गंता इंडस्ट्रियल टाउनशिप अथॉरिटी ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर सत्र समिट में मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोची और नोएडा के वर्ल्ड ट्रेड सेंटरों के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सा सही है बताना है? 3 ऑप्शन सही है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या है कि जगह जगह पे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जहाँ पे सारी सुविधाएं होती है, मतलब कि आपको क्लियरेंस चाहिए प्रोडक्ट से रिलेटेड, विदेश में भेजने के लिए जो जो अथॉरिटी से परमिशन चाहिए वो सारी एक ही जगह मिल जाती है। इससे बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए वर्ल्ड इस तरह से ट्रेड सेंटर स्थापित किए जाते हैं और विश्व के और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो हैं जैसे अमेरिका के न्यूयॉर्क वगैरह में, उससे ये जुड़े होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं। तो इससे बिजनेस करने में सुविधा होती है। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये होते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है जो एमओयू के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भारत और नेपाल के बीच भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण, कौन सा अभ्यास? सूर्य किरण का कौन सा संस्करण नवंबर 2023 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ? ठीक है, तो ये आपको 17वां संस्करण है। ठीक है, 17वां है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्य किरण अभ्यास, सूर्य किरण किन 2 देशों के बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, अभी हमने क्या किया था? ऑस्ट्रे हिंद, ऑस्ट्रे हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वैसे ही सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच है। ठीक है, यही एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि ऑपरेशन सूर्य किरण
या युद्धाभ्यास सूर्यकिरण किसके किसके बीच हुआ है या भारत किसके साथ किया है, ठीक है। चलिए, तो सूर्यकिरण नेपाल। नवंबर 2023 में भारत 2024 के लिए किस संगठन का अध्यक्ष बना है? 2024 के लिए किस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया? ऑप्शन ये है, तो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का। अंतर्राष्ट्रीय चीनी मतलब कि यहाँ चीनी जो प्रोडक्ट होता है खाने वाला, चीनी मतलब चीन देश यहाँ नहीं संबंध है, ठीक है, उसका सदस्य अध्यक्ष बना है भारत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी एमिशंस गैस रिपोर्ट, ठीक है, 2023 ब्रोकन रिकॉर्ड टेम्परेचर हिट न्यू हाइस 8 वर्ल्ड फेज टू कट एमिशंस के 14वें संस्करण नवंबर 2023 में जारी किया गया। एमिशंस गैप रिपोर्ट 2023 के 14वें संस्करण के अनुसार दुनिया को वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, को क्रमशः 2 डिग्री और 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम से कम 28 से 42% कम करना होगा? तो कौन सा वो डेडलाइन है? 2030 तक, ठीक है। यहाँ GHG की बात आई है, ग्रीन हाउस गैस। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि GHG में टोटल कितने गैस शामिल हैं, बताइए हमें। चलिए बता देते हैं, इसमें टोटल जो है 7 गैस हैं, 7 गैस हैं। कौन कौन से हैं हम आपको बता रहे हैं, आप उसका हमें फार्मूला कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहले कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला लिखिएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? मीथेन है। तीसरा क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। चौथा क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। पांचवा क्या है? परफ्लोरोकार्बन्स। छठा क्या है? सल्फर, SF6 सल्फर, ठीक है। तो SF6। अच्छा ये बताइए, मीथेन कहाँ से निकलता है? मीथेन भी कई जगह से निकलता है, जैसे धान की खेती से निकलता है और कई जगह से निकलता है, गाय के गोबर वगैरह से निकलता है। तो ये हो गया। CO2 हम सभी आप जानते हैं कि CO2 कहाँ से निकलता है, ठीक है। हम आप जो कोयले वगैरह जलाते हैं और बहुत सी गाड़ी वगैरह से भी निकलता है। SF6 कहाँ से निकलता है बताइए? तो SF6 हो गया एक नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड हो गया। तो SF6 भी आया, इसका यूज कहाँ होता है बताइए हमें? इसका मेन यूज जो होता है इलेक्ट्रिकल ब्रेकर, आपने सुना होगा ब्रेकर, VCB या OCB। ब्रेकर का मतलब सीधा सीधी स्विच। आप जैसे घर में जब स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑन होती हो, ऐसे ही सब स्टेशन में, बिजली सब स्टेशन में ब्रेकर होते हैं। ब्रेकर उसको कहा जाता है, ब्रेक करता है, जैसे स्विच आपका कनेक्शन को ब्रेक करता है, लाइन ऑन ऑफ करता है। तो सेम चीज़ ब्रेकर वही होता है, ठीक है। तो ब्रेकर कई प्रकार के होते हैं, उसको ब्रेकर VCB होता है, OCB होता है, ठीक है। वैसे ही गैस वाला ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया। इसमें कोई, देखिए घर में जो स्विच ऑन करते हैं हम लोग, वो बहुत कम वोल्टेज के, बहुत कम एम्पियर लेते हैं। हम उसे जब ऑन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अंदर स्पार्किंग होता है, लेकिन हल्का होता है। क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी इक्विपमेंट हम लगाते हैं, जैसे बॉल पंखा, तो हल्का सा स्पार्किंग, 1-2 चिंगारी अंदर ही निकलते हैं, वो दिखता नहीं है, ठीक है। और लेकिन ये जो है, जो सब स्टेशन में लगे होते हैं स्विच, जिसको ब्रेकर हम बोल रहे हैं, तो ब्रेकर में काफ़ी करंट पास होता है ऑन करते ही। तो इसलिए इसको खुले में नहीं रखा जा सकता हवा में, जैसे घर में स्विच होता है। तो उसको कई तरह से बनाया जाता है। वैक्यूम मतलब एक हवा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हवा के प्रेजेंटे में आग लगती है, होता है वो CB आयल के बीच में डूबा रहता है अंदर, वो ही बोलते हैं आयल सर्किट ब्रेकर। एक गैस वाला होता है, तो गैस वाला में यही SF6 यूज होता है, ठीक है। SF6 वहाँ यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे भी आप सुने होंगे कि जब आपके घर में कोई ज्वलनशील पदार्थ रिसाव हो गया हो, जैसे कि गैस जो खाना बनाते हैं आप, ठीक है, LPG, तो कोई भी विद्युत स्विचों को ना तो ऑन करें और ना ही ऑफ़ करें। इसका मतलब हुआ कि जो ऑन है उसे ऑन ही रहने दें, जो ऑफ़ है उसे ऑफ़ ही रहने दें। इसका कारण क्या होता है कि जैसे ही ऑन करेंगे तब भी थोड़ा सा स्पार्किंग होगा, और आपके घर में गैस फैला हुआ है तो एक छोटी सी स्पार्किंग से देखते हैं कि जो हम लाइटर रखते हैं उसी से आग लग जाती है, तो इससे आग जलेगा। जब आप ऑफ़ करते हैं उस टाइम भी छोटी सी चिंगारी निकलती है अंदर, और आपके घर में पूरा गैस फैला हुआ है तो आग पकड़ लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तहत नेशनल मेटलर्जिक अवार्ड 2023 किसने जीता? क्या है? कामाची मुदाली उथंडी, कामाची मुदाली उथंडी, ठीक है। और बाकी अब देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्रिकेटर मेघन मुइगा लैनिंग ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट
में किस देश का प्रतिनिधित्व किया? सीधा सीधी वो किस देश से खेलते थे? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, ऑस्ट्रेलिया के मेगन मोइरा लैनिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि खेल से क्वेश्चन एक आध आते हैं, और वो भी आते हैं तो इंडिया रिलेटेड ही आएंगे, किसी विशेष खिलाड़ी के बारे में अदर देश के तो नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, नवंबर 2023 में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति द्वारा की गई हालिया घोषणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने संपीड़ित प्राकृतिक गैस और पाइप्ड प्राकृतिक गैस में संपीड़ित बायोगैस के चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण की घोषणा की, और सीबीसी को परिवहन के लिए सीएनजी और सिटी गैस वितरण के घरेलू गैस खंडों के लिए पीएनजी में मिश्रित किया जाना है। और क्या है? संपीड़ित कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी जो है सम्मिश्रण दायित्व को वित्तीय वर्ष 2024-25 तक स्वैच्छिक भागीदारी के साथ चरणों में लागू किया जाएगा, 7 चरण। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, किस देश का अंकुरवाट हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा बन गया? ये 8वां अजूबा 7वां अजूबा ये कोई मान्यता कोई संगठन के द्वारा नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये एक तरह से अनौपचारिक मान्यता है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ के ताजमहल को भी 8वें अजूबे में शामिल किया जाता है। तो उसी तरह से कंबोडिया का अंकुरवाट जो है इटली के पोम्पोई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंकुरवाट मंदिर हिंदू मंदिर ही है। इसका थोड़ा हिस्ट्री देखना चाहे तो आप देख सकते हैं कब बनाया गया था, 12वीं शताब्दी के दौरान। ये राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। ठीक है, देखिए यह मंदिर मूल रूप से हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में एक बौद्ध मंदिर में बदल गया। अभी बौद्ध मंदिर में है, लेकिन ये हिंदू मंदिर ही था। चलिए क्वेश्चन 16, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने हाल ही में उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार जीता। तो पॉल लिंच आयरिश लेखक पॉल लिंच ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ऑप्शन ए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 102वीं जयंती मनाने के लिए 26 नवंबर 2023 को पूरे भारत में 10वां राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2023 के अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुवाहाटी असम में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 जारी की। ऑप्शन सी, दूध उत्पादन के तहत पिछले 5 वर्षों में भारत ने के दूध उत्पादन में कितना 43.91% की वृद्धि देखी गई है, और गुजरात ने सबसे अधिक दूध उत्पादन राज्य के रूप में पहला स्थान हासिल किया। कौन सा सही है? तो सी ऑप्शन गलत है, बाकी ए और बी सही है। ठीक है, पिछले 5 वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में 22.81% वृद्धि देखी गई मात्र। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य में प्रथम पे है। ठीक है, और वार्षिक वृद्धि दर में कर्नाटक शीर्ष पे है। वृद्धि दर में वृद्धि दर में कर्नाटक है, और प्रथम स्थान में अभी कौन है? उत्तर प्रदेश है। वृद्धि दर का मतलब सीधा सीधा समझिए कि जैसे मान लीजिए कि पिछले साल 3 kg दूध कर्नाटक में पैदा हो रहा था और यूपी में 5 kg टोटल एक मान लेते हैं। तो इस साल कितना हुआ? 4.5 kg हो गया कर्नाटक में, और यूपी में 5 kg, मतलब यहाँ 1 किलो का वृद्धि हुआ यूपी में, कर्नाटक में 1.5 kg का वृद्धि हुआ। तो उसके हिसाब से कर्नाटक आगे है, लेकिन अभी भी टोटल में कितना? ये 5 kg है, कर्नाटक 4.5 kg है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वो रेट की बात हो रही है, वृद्धि दर की। क्वेश्चन 18, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के भारतीय मिशन द्वारा किस देश में एजियान भारत बाजरा महोत्सव आयोजित किया जाएगा? बाजरा एक मोटी अनाज है, तो किसमें? इंडोनेशिया में। एजियान कंट्री में कितने देश होते हैं? अब समझिए, एजियान कंट्री में कितने देश होते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, नवंबर 2023 में मरियम वेबस्टर द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? ऑथेंटिक शब्द को। ऑथेंटिक मीन्स प्रमाणित होता है। ठीक है, ऑथेंटिक। ठीक है, आप भी जब कोई न्यूज़ देखते हैं, करंट अफेयर देखते हैं, तो आप सोचते हैं कि ऑथेंटिक ही देखें। ठीक है, वैसे ही जितनी करंट अफेयर होती है ऑथेंटिक सोर्स से ही लेते हैं हम, द हिंदू से लेते हैं, PIB जो गवर्नमेंट का सोर्स है वहाँ से उठाते हैं, तो ऑथेंटिक ही ये भी होता है। तो ऑथेंटिक को चुना गया
मरियम वेबस्टर द्वारा, ठीक है। क्यों चुना गया? देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना चल रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को काट कूट करके और सोशल मीडिया में इस तरह से दिखाया जा रहा है, किसी बात पर विश्वास नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑथेंटिक शब्द अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। किस देश ने हाल ही में एंड्री राजोएलिना को तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना है? तो मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर। बस इतना ध्यान रखिएगा, कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, किस देश की टेनिस टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप 2023 जीता है? इटली, डेविस कप 2023 किस देश की टेनिस टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को हराकर, ठीक है, तो इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप 2023 जीता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हाल ही में नवंबर 2023 में शेंजेन चीन में आयोजित ली निंग चाइना मास्टर 2023 के पुरुष युगल में दूसरे स्थान पर रहा? कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी? तो सात्विक साई राज, रंकीरेड्डी और चिराग सेठी। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस कंपनी ने 16 अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट की खरीद और निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, VEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। आप बताइएगा भेल क्या है? नवरत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है, क्या है बताइए? मिनी रत्न है, क्या है? और महारत्न, मिनी रत्न, इस सब के क्राइटेरिया क्या होते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 24, नवंबर 2023 तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा उठाए गए हाल ही के कदम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ऑप्शन ए, सेबी ने जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल उपकरणों के सार्वजनिक निर्गम के लिए न्यूनतम निर्गम आकार 50 लाख रुपए से घटाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। ऑप्शन बी, सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर NPO द्वारा जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल के सार्वजनिक निगम के लिए न्यूनतम आवेदन आकार को 2 लाख रुपए से घटाकर 10,000 रुपये कर दिया है। या सेबी ने मार्च 2023 तक उसी दिन निपटान और 2025 तक तात्कालिक निपटान शुरू करने की योजना बनाई है? तो क्या ऑप्शन सही है? बी और सी सही है, ये ऑप्शन गलत है। और जो बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड करते होंगे तैयारी, वो थोड़ा सा विस्तार देख लेंगे, बाकी लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट सेबी वगैरह नहीं होता है इतना डिटेल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, नवंबर 2023 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDA, ठीक है, ने इंश्योरेंस क्षेत्र पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 के प्रभाव की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 11 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो रणदीप सिंह जगपाल, ठीक है। और हमने यहाँ 25 क्वेश्चन को कर लिया। नेक्स्ट आगे चलेंगे 26 से 50 तक, और फिर 50 से 75, 75 से 100, इस तरह से टोटल 4 वीडियोज़ में आपको टॉप 100 मंथली करेंट अफेयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसे जरूर देखिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।